नमस्कार, मैं सैनी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। और आज देवभूमि न्यूज़ में हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट को लेकर। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कोरोनेशन अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर KB जोशी जी। सर, देवभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये, आज अगर हाल फिलहाल में हम देखें तो कार्डियक अरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, तो यहाँ तक कि युवाओं में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो पहले सर मेरा सवाल आपसे यही है कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट का अचानक से बंद हो जाना। जैसे हार्ट जो है रेगुलरली धड़कता रहता है 72 बीट पर मिनट, लगभग 72 बीट पर मिनट के रेट से वो धड़कता रहता है। कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें हार्ट अचानक से बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उसको जो है 3 मिनट के अंदर अगर रिवाइव नहीं कर पाते हैं तो ब्रेन डेड हो जाता है। अगर ब्रेन डेड हो गया तो फिर आदमी की मौत हो चुकी होती है, निश्चित मौत हो चुकी होती है। इसलिए हमको कार्डियक अरेस्ट को विदिन 3 मिनट्स रिवाइव करना है। हार्ट बंद हो गया तो उसको 3 मिनट के अंदर हमें हार्ट को चलाना है। तो इसलिए जो है जो कार्डियक स्पेशलिटी है वो हाईली इमरजेंसी है, वो एक बहुत इमरजेंसी सर्विस है। तो इसीलिए ICCU इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट बनाए गए हैं। वो कोरोनरी केयर यूनिट बिल्कुल इमरजेंसी के बगल में होनी चाहिए, ताकि जैसे ही मरीज अस्पताल में आए उसको जितनी जल्दी हो सकता है एड मिल जाए। तो जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो 3 तरह से होता है। एक तो जैसे पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ, हार्ट ब्लॉक होने के बाद जैसे मैंने अभी बताया कि हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट होता है। तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि हार्ट बीट जो है 40 से नीचे चली जाती है, वो धीरे धीरे करके नीचे जाते हुए एकदम से बंद हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। हार्ट में ऐसी सिचुएशन होती है जिससे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है। जैसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है जैसे ओल्ड एज में है, जिसमें कंडक्शन सिस्टम पुअर होता है, जो हार्ट की बिजली की तारें होती हैं वो गल चुकी होती हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। एक हार्ट अटैक होता है इंफीरियर वॉल MI। इंफीरियर वॉल MI में जो है कई दफ़े कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है, उसमें भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एक तो हो गया कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, दूसरा हो गया एरिथमियाज। हार्ट की दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मली रेगुलर चलती है। अभी मैंने बताया 72 बीट पर मिनट, 72 से 80 बीट पर मिनट रेगुलर चलती हैं। अचानक क्या हुआ कि दिल की धड़कन जो है वो 150 के रेट पे चलने लग गई किसी वजह से, या वो 150 के रेट पे जा रही है और रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, अलग अलग बीट अलग अलग तरह से काम कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसा पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पहले तो वेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया होता है, उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया तो पेशेंट को जो है वो हार्ट जो होता है फिब्रिलेट करता है, हार्ट जो है यूं हिलता है, वो पंप नहीं करता है। अगर 3 मिनट तक वो ऐसे करके हिलता रहे, वो पंप नहीं करेगा, तो ब्रेन डेथ हो सकती है। अब ब्रेन डेथ के 2 कारण आपको मैंने बता दिए हैं। एक तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में जिसमें हार्ट रेट कम हुआ, धीरे धीरे हार्ट बंद हो गया। दूसरा बताया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पहले वेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया हुआ, हार्ट रेट जो है 150 के रेट पे गया, फिर उसमें RONT फिनोमिना कहते हैं हम लोग, उसकी वजह से हार्ट जो है पंप नहीं करता है, वह हार्ट फिब्रिलेट करता है। तो फिब्रिलेट करता है तो अगर वो पंपिंग नहीं करेगा तो ब्रेन सप्लाई नहीं होगी, तो इससे भी जो है 3 मिनट के अंदर उसको रिवाइव नहीं करते हैं तो डेथ हो सकती है। सर, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कार्डियक अरेस्ट है बेसिकली ये होता कैसे है, और जो जिन युवा हैं उन्हें किस किस बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए? अभी जो तीसरा कारण है ये कार्डियक अरेस्ट का, जैसे कोई मैसिव हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट की पंपिंग पुअर हो गई, हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा है, तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो उनका जो करंट से, हार्ट की करंट से कोई तालमेल नहीं होता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन। अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन हो जाता है तो भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अब कार्डियक अरेस्ट के मैंने 3 कारण बताए, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बताया एक, दूसरा बताया एरिथमिया,
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और तीसरा बताया इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन के लिए हम लोग जो है उसको बाहर से मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोमायोप्लास्टी कहते हैं, या तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल का काम है, ये बहुत इंडिया में ये इसकी सुविधा अभी बहुत अच्छे से नहीं हुई है। बाकी दो कारण जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक से जो एसिस्टली हुई, कार्डियक अरेस्ट हुआ, इनको हम ठीक कर सकते हैं। इसमें हम पेसमेकर लगा सकते हैं। ये ज़्यादातर आईसीयू में, आईसीसीयू में, इमरजेंसी में टेम्परेरी पेसमेकर होते हैं, और जो ट्रेंड डॉक्टर होते हैं वो फटाफट पेसमेकर लीड हार्ट के अंदर डाल करके उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, पेसमेकर से जोड़ देते हैं, तो उसको हार्ट वो चलने लगता है। 60 के रेट पे उसको रखते हैं हम लोग, वो चलने लगता है। और जो एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अरिथमिया जो होते हैं, इसके लिए हमें डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत होती है। अगर ये भी हर आईसीयू में, इमरजेंसी में होता है कार्डियक डिफिब्रिलेटर, तो इससे जो है हम उसको शॉक लगाते हैं, फुल डोज शॉक देते हैं, तो वो कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो रिवाइव हो जाता है। 90% चांस ऐसा है कि वो रिवाइव हो जाता है। अच्छा, ये कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, आपने ये पूछा। कार्डियक अरेस्ट ज़्यादातर चांसेज ये होते हैं कि जैसे ओल्ड एज में हार्ट के तार जो हैं, बिजली के तार बिल्कुल गले हुए होते हैं, तो वो हार्ट धीरे 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 करके अचानक से बंद हो जाता है। और जो यंग्स में होता है, वो यंग में जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने में हार्ट अटैक के फर्स्ट मिनट में जो उसको एरिथमिया डेवलप हो जाते हैं, एकदम से हार्ट हिलने लगता है। अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वो कार्डियक अरेस्ट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही जो है, जैसे इन्फीरियर वॉल एमआई हुआ, उसकी एवी नोड सप्लाई चली गई और पता चला कि उसका जो कंडक्शन सिस्टम है, जो करंट का फ्लो है, वो नहीं जा रहा है हार्ट में, तो वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में बदल करके वो एसिस्टली में बदल जाता है। तो उसमें हम पेसमेकर लगाते हैं, उधर डिफिब्रिलेटर से मदद लेते हैं, तो इस तरह से पेशेंट को सेव करते हैं। अब जो कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट का कॉमन कॉज जो है वो हार्ट अटैक है। मोस्ट कॉमन कॉज है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक इसलिए होता है कि हम लोग जो है प्रॉपर जैसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट नहीं लेते हैं प्रॉपर, और हम लोगों में जो हैबिट्स हैं हमारी वो ख़राब हैं, हैवी स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक हैं, और साथ में जो है हाई कैलोरिक डाइट लेते हैं, घी तेल वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, नॉन वेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, सॉल्ट डाइट हमारे खाने में ज़्यादा होती है। हम आजकल जो यंग जनरेशन है, इनमें जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जल्दी से रिच बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए जो है वो रात दिन जो है मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं तो फिर वो ये नहीं सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें हेल्थ कॉन्शियस भी होना चाहिए। तो जो अनाप शनाप उनको मिलता है खाने के लिए वो खाते हैं, फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नॉन वेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दूसरा स्ट्रेस होता है, और बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, स्मोकिंग की हैबिट हो गई, तो हम लोगों को जो है ये हृदयाघात, हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सर, जैसे अगर आपने बात करी है इमरजेंसी में अगर कोई फंस जाता है, जैसे कोई सड़क में चल रहा है या कहीं और जगह पर है, अगर वो फंस गया है, तो अगर उसे सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो फिर उसे क्या कुछ बचाव करना चाहिए जिससे कि एकदम से उसे उसकी जान ना जाए और अस्पताल तक ले जाने में उसे वक्त मिल सके? कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को हो जाता है रास्ते में, तो सबसे पहले तो उसको ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उसको पेन होगा, उसको जैसे छाती में पेन होगा, पसीना आएगा, और उसको कार्डियक अरेस्ट का मतलब उसको बेहोशी छाने लगेगी, अनकॉन्शियस हो जाएगा वो। तो हमें जो है उसको वहीं पर लिटा देना है, उसके पैर उठाने हैं, और हमें उसको जो है उसका हार्ट मसाज करना है। कम से कम जो है जो हार्ट को कम से कम 80 से 100 बीट पर मिनट के रेट से हमें चेस्ट
में मसाज करना है और साथ में माउथ टू माउथ ब्रीथ करना है। कम से 12 से 16 बार हमको 1 मिनट में उसको मुंह से हवा भी देनी है। एक तो मुंह से हवा देनी है, दूसरा कार्डियक मसाज करना है और कोशिश ये करनी है कि उसको किसी तरह से मसाज करते हुए इमरजेंसी में लाया जाए और इमरजेंसी में लाया जाए और उसको तुरंत डिफिब्रिलेटर लगा के मॉनिटरिंग, उसकी रिदम चेक की जाए। अगर वो रिदम नॉर्मल आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिदम गड़बड़ आ रही है तो उसको कितना 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 शॉक देना है, कितना जूल देना है, ये डिपेंड करता है। तो अगर उसमें एरिथमियाज हैं तो उसको फुल डोज में देना है, ताकि फुल डोज की शॉक देनी है। जैसे 200 जूल देना होता है, एक ही बार में 200 जूल दे दो ताकि सेकंड डोज की नौबत ना आए। अगर सेकंड डोज के लिए हो सकता है वो न बच पाए, तो इसलिए फर्स्ट डोज जो है वो फुल डोज देनी होती है। और मेरा तो सजेशन ये है कि स्कूल लेवल पे, एनसीसी लेवल पे या जहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर में लोग काम करते हैं, सबको कार्डियक मसाज, कार्डियक रिससिटेशन की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है या जहाँ कहीं मेला लगा हुआ है या कोई बड़ा कारपोरेट सेटअप है, तो वहाँ पे जो होते हैं ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर होते हैं, सस्ते होते हैं, 2-3 लाख रुपए में आ जाते हैं। तो वो ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर वहाँ लगे हुए होने चाहिए ताकि उसको चेस्ट पे लगाया जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो रिदम को डिटेक्ट करके खुद ही फायर कर देता है। तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा पैड मशीन से हटा करके चेस्ट पे लगाने होते हैं। जो ये आप बता रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या है? जैसे हाथों से अगर पंप करना है तो हाथों को कैसे रखना है और कैसे पंप करना है, क्योंकि उसका भी एक तरीका होता है पंप करने का। तो एक बार अगर आप ये प्रोसेस करके बताएं कि कैसे पंप करना है और क्या क्या पंप के लिए आपको जो है सबसे पहले उसको जो पेशेंट है उसको फ्लैट लिटाइए। फ्लैट लिटाने के बाद ये जो है दो हाथ जो हैं, ये 2 हाथों की अंगुलियां ऐसे बीच में फंसी हुई होनी चाहिए, ऐसे फंसी हुई होनी चाहिए। और फिर ये इसको जो है हम स्ट्रेट लेंगे, ऐसे स्ट्रेट लेंगे और फिर उसको प्रेस करेंगे। कम से कम वो 2 से 3 इंच नीचे दबना चाहिए चेस्ट को। चेस्ट जो है 2 से 3 इंच दबना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 80 से 100 बार तक आप उसको प्रेस करो 1 मिनट में, और साथ में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। या आप फर्स्ट इंस्टेंस में एक थंब वर्जन कहते हैं, थंब मुट्ठी बांधिए कस करके उसके सीने के बीचों बीच जो है, सीने के बीचों बीच दोनों तरफ से इधर और ऊपर नीचे के बीच में, यहाँ पर एक जोर से थंब मारिए। वो थंब इतना मारिए कि ताकि जो है ये सीने की हड्डी जो है कम से कम 2 से 3 इंच नीचे चली जाए। ये ध्यान रखना है, हड्डी नहीं टूटे। इस तरह से आप थंब मारेंगे तो कई दफ़े जो है जो हार्ट की रिदम जो होती है, जो हार्ट बंद हुआ है या जो रिदम गड़बड़ाई हुई है, वो नॉर्मल भी आ सकती है। तो हम बाहर आउटसाइड द हॉस्पिटल एक तो थंब वर्जन मुक्का मार करके उसको रिवर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर मसाज करके उसको रिवाइव कर सकते हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि जितनी जल्दी उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि डिफिब्रिलेटर बहुत हेल्पिंग होता है और डिफिब्रिलेटर की नॉलेज सभी को होनी चाहिए, और ख़ास तौर से स्कूल के बच्चों को, अभी बताया एनसीसी वालों को, कारपोरेट ग्रुप में सभी को इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सर, जो ये कार्डियक अरेस्ट होता है, इससे जो युवा हैं, आपने बात करी है, जो युवा है कि उन्हें सडन कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो तनाव की वजह से होता है, तो कि इस युवाओं को या जो ओल्ड एज भी है उन्हें किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट ना हो? कार्डियक अरेस्ट के लिए एक तो जो रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, टेंशन हो गया,
और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, बीपी कंट्रोल होना चाहिए, नो स्मोकिंग, इवन सिंगल पफ ऑफ सिगरेट, जैसे कहते नहीं कि लाओ एक फूंक दे दो, नहीं एक फूंक मैं भी पी लेता हूँ, इवन सिंगल पफ ऑफ स्मोक इज नॉट अलाउड। नमक कम से कम खाना चाहिए, 4 से 6 ग्राम खाना चाहिए। घी या तेल 10 ग्राम, उसकी डोज है 10 ग्राम, एक आदमी को एक दिन में 10 ग्राम खाना चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज 4 से 5 किलोमीटर 30 मिनट में इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे जो होता है, जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो है खुली हुई रहती है हमेशा, तो उसमें ब्लॉकेज होने के चांसेस कम है। अगर ब्लॉकेज कम होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा तो कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। तो हमें प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने हैं, तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी, 4 से 5 किलोमीटर चलना। जो आदमी 4 से 5 किलोमीटर रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसके हार्ट की जो धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो पूरी खुली हुई मिलेंगी, वहाँ पर कोलेटरल अच्छे से डेवलप होंगे। तो उस आदमी को अगर बाई चांस हार्ट अटैक होगा भी तो छोटा होगा, और वो हार्ट अटैक को सहन करने की उसमें ज़्यादा शक्ति होगी। और बशर्ते कि क्या होता है कि जो यंग हार्ट अटैक होते हैं, यंग हार्ट अटैक को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक 6 महीने का ब्रॉयलर होता है, मुर्गे का चूजा, उसको 2 सीटी लगाओ गल के बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे ही जो है, जो यंग हार्ट होता है वो ब्रॉयलर की तरह होता है। उसके अगर उसमें हार्ट अटैक हो गया तो उसमें जो है, उसमें जैसे रैप्चर, हार्ट में रैप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कार्डियक रैप्चर कहते हैं। कार्डियक रैप्चर हो गया, मसल रैप्चर हो गई हार्ट की, या उसकी वॉल रैप्चर हो गई, या उसकी मसल्स अंदर से टूट गई जो हार्ट को फंक्शनिंग करती हैं, तो वो यंग में ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वो यंग में ये चीज़ ज़्यादा होती है तो उसके बचने के चांसेस कम होते हैं। फिर ऐसे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए यंग को विशेष ध्यान देना होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें और डाइट पे विशेष ध्यान दें, ठीक है। पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा कम खाएं, ठीक है। और जैसे घी तेल वाली चीज़ें कम लेना होता है, और नमक कम खाना है, अभी बताया मैंने, नमक कम खाना है। अल्कोहल का कंजम्पशन कम हो, स्मोकिंग ना हो। स्मोकिंग में भी क्या होता है कि हम लोग कहते हैं स्मोकिंग मत लो, तो ऐसे थोड़ी वो स्मोकिंग छोड़ देगा, तो उसकी काउंसलिंग कराना ज़रूरी है। स्मोकिंग, टोबैको, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको इज हार्मफुल। टोबैको का ये मतलब नहीं, अब मैंने कहा कि बीड़ी मत पीना तो पता चला सिगरेट पीने लग गया, या तंबाकू खाने लग गया, या कोई और दूसरे फॉर्म का टोबैको लेने लग गया। तो एनी फॉर्म ऑफ टोबैको इज प्रोहिबिटेड, नहीं लेना है। टोबैको हो, स्मोकिंग हो, कुछ भी हो, वो नहीं लेना है। तो इसमें अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है किसी आदमी का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसका 40% कंट्रीब्यूशन होता है हार्ट अटैक में। डायबिटीज़ का 25% कंट्रीब्यूशन है, हाइपरटेंशन का 20% कंट्रीब्यूशन है, स्मोकिंग का 10% कंट्रीब्यूशन है, ओबेसिटी का 5% कंट्रीब्यूशन है। अब आप धीरे धीरे ये सब चीज़ें हैं तो फिर तो 100% हो गया, ठीक है। अगर किसी आदमी को 10 साल से शुगर है अनकंट्रोल्ड, तो 80% चांस है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी होगी। ऐसे ही अगर 10 साल से उसको बीपी है, कंट्रोल में नहीं है बीपी, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर के.वी. जोशी जी, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो कार्डियक अरेस्ट आजकल युवाओं में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि जो युवा हैं वो आजकल तनाव की स्थिति और साथ ही साथ नशे की लत है वो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये इस चीज़ों पर युवाओं को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे कि जो युवा हैं उनमें कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम ना हो। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।